हेलो दोस्तों, हम लोग पुनः एक बार फिर उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष इतिहास का दूसरा वीडियो लेकर, जिसमें कि 200 प्रश्न होंगे जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए और बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। बिल्कुल, तो जो पूरा पाषाण युग के मानव थे ना, उनके जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल। बिल्कुल, पूरा पाषाण काल युग में ही आग का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण। बिल्कुल, नवपाषाण काल युग में पहिया का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल। बिल्कुल, नवपाषाण काल के दौरान ही मनुष्य अस्थायी हो गया और एक जगह रहकर निवास करने लगा। इसके पहले मनुष्य क्या था? घोटिया के जैसा था, जैसे कि आदिवासी के तरह अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया था? बिल्कुल, मनुष्य ने अपने जीवन में सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? बताइए। धातु का तांबा। बिल्कुल, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था। ये भी बात सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। बिल्कुल, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। अच्छा है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सही है। अगला क्वेश्चन है कुल्हाड़ी की प्राप्ति स्थल क्या है? अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम। बिल्कुल, अतिरमपक्कम से कुल्हाड़ी क्या हुआ था? कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। अच्छा है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? तो सबसे जौ और गेहूं। बिल्कुल, मनुष्य ने सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की थी। ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई है? पलवरम। बिल्कुल, पलवरम में प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल कलाकृति की खोज की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? क्वेश्चन सुनिए फिर से कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? पत्थर के। बिल्कुल, पत्थर के बने थे, जिसे एस्पेटिक कहते हैं। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? सर जॉन मार्शल। बिल्कुल, सर जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की क्या की थी? खुदाई की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए कि सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागर। बिल्कुल, सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे मुख्यतः द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? पूर्वी आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जिला मेरठ में ये पड़ता है, तो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? अखनूर, मांदा, जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, मांदा है जो कि जिला अखनूर में पड़ता है और ये अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल मांदा है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संख्या दी गई है? 6 बड़े नगरों की संख्या मात्र 6 नगरों को दी गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाड़िला, धौलावीरा, राखीगढ़ी तथा कालीबंगन शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ बृहद स्नानागार की माप क्या थी? बृहद स्नानागार की माप 11.88 मीटर लंबा जी, उसके बाद में 7.01 मीटर चौड़ा जी, उसके बाद में 2.43 मीटर गहरा। याद रखेंगे, स्नानागार जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, उसकी माप 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है तथा 2.43 मीटर गहरा है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगा। बिल्कुल, लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है कि पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाथी, गेंडा, भैंसा और चीता। बिल्कुल, जो पशुपति की मूर्ति मिली है, इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, भैंस और चीता विराजमान है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल। बिल्कुल, एक नर्तकी की क्या बोले आप? एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? नहीं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मोहरे पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? एक श्रृंगी पशु। बिल्कुल, हड़प्पा के जितने भी मोहर मिले हैं ना, उन पर सबसे अधिक एक सींग वाले पशु का क्या मिलता है? अंकन मिलता है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मनके बनाने, मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा, नहीं, आप कालीबंगा और चनौदर। नहीं, लोथल एवं चौहंदरों से, लोथल और चौहंदरों से मनके बनाने के कारखाना के साक्ष्य मिले, तो इसको भी याद रखेंगे। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था जो कि गुजरात में स्थित है। जी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। बिल्कुल, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने घर के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुले छोड़ते थे? पीछे की ओर। घर के दरवाजे और खिड़कियां सिंधु घाटी सभ्यता में पीछे की ओर खुली रहती थी। अगला क्वेश्चन है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। बिल्कुल, चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से। चलिए अब बताइए सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। बिल्कुल, सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सुनिए पहले, सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं सुरतगोड़ा, कालीबंगा और लोथल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की तौल इकाई किस अनुपात में थी? 16। बिल्कुल, 16 के अनुपात में थी। सही बात है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? दोपहिया और चरपहिया, बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहिया और चार पहिया बैलगाड़ी तथा भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। चलिए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिंधु सभ्यता। बिल्कुल, मेलुहा शब्द से अभिप्राय है सिंधु सभ्यता। मेसोपोटामिया के सभ्यता में अभिलेख की गई है, वर्णित है मेलुहा शब्द, और इसका भी मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? ये हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ण के हाथों में था? वानिकी। बिल्कुल, वर्णिक वंश के हाथों में था हड़प्पा संस्कृति का शासन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट ने कहा था। पिगट ने क्या कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ना एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, तो पिगट महाराज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? उर्वरकता की देवी। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे धरती को ही उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता का। बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन नखलिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? बिल्कुल, मोहनजोदड़ो को ही नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा। बिल्कुल, धौलावीरा से पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरे किसकी बनी थी? मोहरे सेल खड़ी। बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे थी वो सेल खड़ी द्वारा निर्मित थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? बिल्कुल सही बात है, शतरंज में रुचि रखते थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस नगर को सिंध की बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। बिल्कुल, हड़प्पा के जो मोहनजोदड़ो है इसे सिंध के बाग के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? बिल्कुल, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये ऑप्शन से इसका जवाब दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर यानी कि सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किलों से घिरा हुआ था? कालीबंगा। तो कालीबंगा में निचला शहर मतलब निचला स्तर जहाँ लोग सामान्य रूप से रहते थे वो भी किला से घिरा हुआ था। ठीक है, तो कालीबंगा याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? सिंधु सभ्यता। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा भी थी और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल के में सबसे आगे थे? कपास। बिल्कुल, तो कपास के उत्पादन में हड़प्पा के लोग सबसे आगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसे थी? उचित समतावादी थी। बिल्कुल, उचित समतावादी थी। अब बताइए कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे?
तो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। तो जो हड़प्पा घाटी सभ्यता के लोग थे, ये जो बर्तन का उपयोग करते थे वो बर्तन काले रंग से डिजाइन किए हुए रहते थे तथा लाल मिट्टी के से निर्मित रहते थे वो बर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कपास के उत्पादन किया जाता था उसे ग्रीक के लोग सिंडन कहकर क्या करते थे? संबोधित करते थे या पुकारते थे। चलिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ठीक है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? बिल्कुल, चहुंदरों से एक ईंट पर यह दिखाया गया है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का निशान मिला है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? बिल्कुल, ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? बाढ़ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेरिकोटा। टेरिकोटा कहा जाता है, सही बात है। अगला क्वेश्चन है कि गर्तवास, जिसे गड्ढाघर के नाम से भी जानते हैं, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसके साक्ष्य गर्तवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कश्मीरी नौपाषाणी पुरास्थल और बुझोम में इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिक में पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? 1500 से 600। बिल्कुल, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। जो आर्य शब्द होते हैं ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। बिल्कुल, जो आर्य लोग थे इनकी भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। बिल्कुल, आर्य जो लोग जो थे इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, लेकिन जो आर्य आए, जब 1500 ईस्वी में मध्य एशिया से आर्य आए थे, इन्होंने सबसे पहले लोहा धातु की खोज की। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द क्या इंगित करता है? आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो नृजाति समूह को इंगित करता है। चलिए आप बताइएगा कि वेदों की संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रकृति की। बिल्कुल सही जवाब है, जो वैदिक धर्म था इसका मुख्य लक्षण क्या था? प्रकृति की उपासना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां। बिल्कुल, ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ना, पूर्णतः सोम को समर्पित है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? बिल्कुल, गायत्री मंत्र को ऋग्वेद पुस्तक से ही ग्रहण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से ही स्रोत एवं प्रार्थनाएं संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां है? 1028 सूक्तियां है। थोड़ा सा तेज में बोलिए। चलिए ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाओं को शामिल किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 250। तो बिल्कुल 250 ऋचाएं, यानी 200 ऋचाएं का मतलब होता है मंत्र। तो 250 जो मंत्र है ना, ये इंद्र के लिए है। ठीक है, उसके बाद बताइए कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएं हैं? 200। बिल्कुल 200 ऋचाएं अग्नि के लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था, हाँ, विदक थी। याद रखें, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदक थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती। बिल्कुल, सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद का संबंध किससे है? यजुर्वेद का संबंध किससे है बताइए? बलिदान स्रोत। बिल्कुल, स्रोत, कर्मकांड तथा बलिदान विधि से यजुर्वेद का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वी कहा जाता है। सही जवाब है इनका। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? यजुर्वेद। बिल्कुल, यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में संकलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अथर्व का अर्थ क्या होता है?
इसका मतलब अथर्व जादू का टोना, बिल्कुल पवित्र जादू होता है, तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका कि कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उलूक और कनाद। याद रखेंगे उलूक कनाद वैशेषिक दर्शन के क्या थे? प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। तेज में बोलिए। रामानुजाचार्य। गलत है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बद्रायन। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बद्रायन थे। चलिए आप बताइए कि 850 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के काल को क्या कहते हैं? ब्राह्मण युग। ठीक है, 850 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है। याद नहीं आपको लगता है ना? अगला क्वेश्चन बताइए आप कि प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? निष्क। हाँ, प्राचीन भारत में निष्क मत बोलिए आप। स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। आप बताइए अब कि न्याय दर्शन को किसने प्रचलित किया था? न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचलित किया था। चलिए सोनू जी अब बताइए योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। बिल्कुल सही जवाब है इनका कि योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। अच्छा बताइए कि उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होती है? उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होती है बता सकते हैं? उपनिषद कोई बताएगा? दर्शन पर आधारित होती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। चलिए आप बताइए कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? कौन से दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया था? पतंजलि। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि के द्वारा किया गया था। अब बताइए कि भारत में लोहे के धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोहे के धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कोई बता सकता है? अतरंजी खेरा से मिले हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह को क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। बिल्कुल प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगर उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर ले तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता है। चलिए अब आप लोग बताइए कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बिल्कुल सही जवाब है, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासन में शासन करते थे? तो कैकेय वंश के ये शासक थे। अश्वपति जो थे ना ये कैकेय वंश के क्या थे? शासक थे। चलिए बताइए क्या कि वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान। बिल्कुल, जो वैदिक नदी है कुंभा इसका उद्गम स्थल अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान पर अब किसका अधिकार हो गया है? तालिबान का अधिकार हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चावल के लिए किया गया है। बिल्कुल सही जवाब है। अपना याद नहीं है लेकिन ना दूसरा बोल रहे हैं। चलिए अगला बताइएगा कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। चलिए मत्स्य पुराण किस वंश से? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण। याद है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश। बिल्कुल गुप्त वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। चलिए अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बिल्कुल शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए विशिष्ट द्वैतावाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित? रामानुज ने प्रतिपादित किया है विशिष्ट द्वैतावाद। चलिए द्वैतावाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? द्वैतावाद के सिद्धांत को माधवाचार्य। द्वैतावाद के सिद्धांत को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। चलिए महावीर के पिता कौन थे बताइए? सिद्धार्थ थे महावीर के पिता। ये जात्री कुल के शासक थे। ठीक है। और आपका क्वेश्चन है कि द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? निम्बकाचार्य ने दिया था। द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत निम्बकाचार्य ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर की माता कौन थी? यशोदा। जो महावीर की माता का नाम है यशोदा जो कि लिच्छवी शासक चेटक की क्या थी? चेटक की बहन थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए कि महावीर
महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? ऋजुपालिका। बिल्कुल, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। बिल्कुल, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिनी हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? जैन भिक्षुणी, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। दधिवाहन की पुत्री चंपा ही प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित कर दिया था? 11। बिल्कुल, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में क्या किया था? विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? महावीर के मृत्यु से पहले ही उनके 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई थी। 11 गंधर्वों में विभाजित किया था ना, तो 10 गंधर्वों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में हुई थी। लेकिन एक आर्य सुधर्मा नामक गंधर्व था जो कि महावीर के मृत्यु के बाद भी क्या हुआ? जीवित रहा। अगला क्वेश्चन है कि स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? श्वेतांबर कहलाते थे। और ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करके रहते थे। तो जो स्थूल भद्र के शिष्य रहते थे वे श्वेत वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर संप्रदाय के थे वो क्या करते थे? वस्त्र नग्न अवस्था में रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाते थे, और ये लोग कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को अन्य क्या किस नाम मतलब अन्य क्या नाम दिया गया है? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को अन्य क्या नाम दिया गया है? सप्तभंगी। फिर से क्वेश्चन सुनिए कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को अन्य क्या नाम दिया गया है? स्यादवाद और अनेकांतवाद। स्यादवाद और अनेकांतवाद नाम दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी जैन आगम भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में वर्णित है। जितने भी जैन, कितने जैन तीर्थंकर हुए थे? 24वें महावीर थे, और जो अंतिम महावीर थे 24 जैन तीर्थंकर हुए थे, और इन सभी की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है महावीर को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ? मल्लराज, ठीक है, सुस्तिपाल के राजप्रसाद में क्या हुआ था? इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मा। बिल्कुल, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बनता है कौन? सुधर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? जैन धर्म की पवित्र पुस्तक आगम है। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक आगम है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? के चालुक्य वंश। तो गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने अंतिम संरक्षण दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व के आपका क्वेश्चन है कि परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व के रचयिता हेमचंद। याद रखेंगे हेमचंद ने क्या क्या है? परिशिष्ट पर्व की रचना की है। अगला क्वेश्चन है कि जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर जियो स्वामी। और जीने दो, महावीर ये स्वामी। वाक्य था महावीर स्वामी का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग मिलता है? पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य, आपका नहीं था, केवल्य शब्द का प्रयोग मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ? द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब हुआ और कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ। नहीं, द्वितीय बल्लाभी गुजरात में हुआ था और 6वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक क्या था? ऋषभ देव का प्रतीक के सांड है। जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक था सांड। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? बिल्कुल, पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप था। चलिए आपका क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सप्तमी कुछ नाम। समेध शिखर का संबंध पार्श्वनाथ से है, इसीलिए इसे क्या माना जाता है? तो जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बिल्कुल, तो पाल वंश के शासक था धर्मपाल, और धर्मपाल ने क्या किया था? प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नींव रखा था और इसकी स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। ये जो गुप्त वंश का शासक है इसे देवराज और देवगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश के किसे शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर लोधी। बिल्कुल, सिकंदर लोधी ने गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में शब्द का क्या था? शब्द का क्या था? सल्तनत काल में शब्द का क्या था?
सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था, तो सल्तनत काल में सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की है? जगत गुरु। बिल्कुल, तो जगत गुरु को उपाधि मिली थी किसे? हरविजय सूरी को, अकबर के द्वारा। इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर। बिल्कुल, तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जो थे ये जहांगीर के दरबार के श्रेष्ठ कलाकार थे। ठीक है, तो इनको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि होलकर ने अंग्रेज से मंसदौर की संधि कब की थी? 1818। बिल्कुल, जनवरी 1818 में मंसदौर की संधि हुई थी होलकर और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच। अगला क्वेश्चन बताइए कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिकमेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पेडुका। बिल्कुल, पेडॉक नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? अजमेर का कुबूत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है अलाउद्दीन द्वारा निर्मित, हाँ, अलाई दरवाजा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के अल्पायु होने का कारण 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक मुगल सम्राट के शासन की जिम्मेवारी किसके हाथों में थी? बैरम खां। बिल्कुल, तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां, और जब तक अकबर अल्पायु था अर्थात कि 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक टोटल शासन की जिम्मेवारी बैरम खां के हाथों में सौंप दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बिल्कुल, बहादुर शाह जफर था। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। बिल्कुल, गौतमी थी। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का ही प्रधान ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि किस शतवाहन नरेश ने कथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? माघ नहीं होगा, हाल होगा। हाल। तो हाल ने क्या किया कि गाथा सप्तशती नामक एक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया है? कृष्ण प्रथम ने क्या? कृष्णदेव प्रथम ने क्या किया है कि एलोरा के कैलाश मंदिर को काटकर एक बहुत ही बड़ा कैलाश मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है, एलोरा के पर्वतों को काटकर। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि किस युद्ध को जीत के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना कराई? बिल्कुल, चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने क्या किया था? अफगान वंश की स्थापना की थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आलमगीर टीला जो कि 1958 ईस्वी में पता लगा था कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वही यूपी में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, और इसकी पता 1958 ईस्वी में चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख किस शासक से संबंध रखता है? पुलकेशिन द्वितीय से। अगला क्वेश्चन है कि तोलकापियम किस युग की महान कृति है? संगम युग। बिल्कुल, संगम युग की महान कृति है तोलकापियम। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचनाकार कौन है? इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचनाकार कौन है? हरिसेन। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को साहिब-ए-खबर के नाम से जाना जाता था? साहिब-ए-खबर जहांगीर नहीं, साहिब-ए-खबर बहादुर शाह प्रथम को साहिब-ए-खबर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून। बिल्कुल, रंगून में हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइए कि रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। आप बताइएगा कि अंतिम मुगल शासक फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता। फोर्ट विलियम एक किला था जो कि कलकत्ता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर को है। तो जो सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है वो चार्ल्स नेपियर को है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक राजाओं के द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार को क्या नाम दिया गया था? बलि नाम दिया गया था। एक प्रकार का बलि क्या था? कर था, जो कि वैदिक राजाओं के द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाते थे। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि संगम युग का ग्रंथ मलिक मैले किस ग्रंथ की श्रेष्ठतम प्रतिपादित करता है? संगम युग का ग्रंथ मणि मैकले किस धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, संगम युग का ग्रंथ मणि मैकले किस धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है? कोई बता सकता है? बिल्कुल, बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को मणिक मैले क्या करता है? प्रतिपादित करता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।